मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। आप इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके डॉट डॉट पर निर्भर करती है। देखिए, पिच मतलब होता है तारत्व, अर्थात ध्वनि की जो तारत्व है किस पर निर्भर करती है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी लय, ऑप्शन नंबर सी आयाम, ऑप्शन नंबर डी तरंग दैर्ध्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति। जो ध्वनि की पिच होती है अर्थात तारत्व होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, और जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो आयाम पर निर्भर करता है। इससे क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ध्वनि की तारत्व अर्थात पिच किस पर निर्भर करती है, तो किस पर? आवृत्ति पर। तीव्रता किस पर? आयाम पर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति। पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी लय, ऑप्शन नंबर सी आयाम, ऑप्शन नंबर डी तरंग दैर्ध्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयाम। ध्वनि की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। और ध्वनि का जो तारत्व होता है वो किस पर निर्भर करता था? वो आवृत्ति पर। तारत्व आवृत्ति, तीव्रता आयाम। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयाम। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधी ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उसके पीछे, ऑप्शन नंबर बी उसके समान, ऑप्शन नंबर सी उसके हाथ में, ऑप्शन नंबर डी है उसके बगल में। देखिए, एक स्थिर गति से एक खुली कार जा रही है और उसमें एक बालक बैठा हुआ गेंद को उछाल रहा है। जब स्थिर गति से जाएगी तो उसके हाथ में गिरेगी गेंद। अगर गति में परिवर्तन अर्थात तेज़ी से जाएगी तो उसके पीछे गिरेगी, और गति में अगर कमी है अर्थात तो उसके वेग में अगर कमी है तो उसके आगे गेंद गिरेगी। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधी ऊपर फेंकता है। गेंद गिरेगी। कहाँ गेंद गिरेगी? उसके हाथों में गिरेगी। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसके हाथ में। जब स्थिर गति से जाएगा तो उसके हाथों में गिरेगा। अगर तेज़ी से जाएगा यानी वेग उसका तेज रहेगा तो यथार्थ गति तेज रहेगी तो गेंद कहाँ गिरेगी? उसके पीछे गिरेगी। अगर गति में कमी है तो गेंद उसके आगे गिरेगी। इससे आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उनकी विशिष्ट ऊष्मा से, ऑप्शन नंबर बी उनकी गुप्त ऊष्मा पर, ऑप्शन नंबर सी उनके अपने अपने तापमान पर, ऑप्शन नंबर डी ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा। ऊष्मा के प्रवाह की जो दिशा होती है तापमान के अंतर के कारण होती है। यानी उच्च ताप से निम्न ताप, ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उनके अपने अपने तापमान पर। यानी उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करता है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमेशा ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप के बीच होता है, यानी तापांतर के कारण। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम
किसके लिए कार्य करता है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मोटर, ऑप्शन नंबर बी जनरेटर, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध। जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है वो जनरेटर के लिए और बाएं हाथ का जो नियम है वो मोटर के लिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गाढ़े द्रव में श्यानता अपेक्षाकृत, आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी कम होती है, ऑप्शन नंबर सी बराबर होती है, ऑप्शन नंबर डी सभी। देखिए कह रहा है गाढ़े द्रव में जो श्यानता होती है वो हमेशा क्या होती है? अधिक होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिक होती है, यानी गाढ़े द्रव में श्यानता क्या होती है? अधिक होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ब्लबर क्या होता है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रबड़ के पौधे से निकालने वाला दूधिया स्राव, ऑप्शन नंबर बी है सघन वर्षा की परत, ऑप्शन नंबर सी है किसी एक्वेटिक पौधे द्वारा कीटों को फंसाने की युक्ति, ऑप्शन नंबर डी है चावल के पौधों का फंगस संक्रमण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सघन वर्षा की परत। ब्लबर क्या है? ब्लबर क्या होता है? सघन वर्षा की एक परत होती है। रेगिस्तानों में ऊँट का जो कुबड़ होता है उसमें क्या होता है? वर्षा एकत्रित हो जाती है, उसी को ब्लबर कहते हैं। यहाँ पे जहाँ पे सघन यानी घना वर्षा इकट्ठा हो जाए उसी को क्या कहते हैं? ब्लबर कहते हैं। यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति का मान क्या होगा? देखिए आवृत्ति हमसे पूछा है तो दोलन कितना दिया गया है? 20 पूर्ण दोलन दिया गया है। समय कितना दिया गया है? 10 सेकेंड दिया गया है। तो आवृत्ति बराबर होता है दोलन बटा में समय। समय आपका 10 सेकेंड है, दोलन कितना है? 20 है, तो 10 दूना 20 यानी कितना आ गया आवृत्ति? 2 हर्ट्ज। यानी तो आपकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 2 हर्ट्ज होगी, न कि सेकेंड। यहाँ पे क्या होगा? हर्ट्ज होगा। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 हर्ट्ज, न कि 2 सेकेंड। ठीक है, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 हर्ट्ज। यानी आवृत्ति बराबर क्या होता है? दोलन बटा में समय। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 10 सेकेंड में 50 दोलन होता है, तो आवृत्ति क्या होगी? वही आवृत्ति बराबर क्या होता है? दोलन बटा में समय। दोलन कितना दिया है? 50। आवृत्ति सेकेंड यानी समय कितना दिया गया है? 10 सेकेंड। 10 पचे 50 कितना हो गया? 5 हर्ट्ज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 हर्ट्ज। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा? कह रहा है कि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है? ये कह रहा है इस शीर्ष और इस शीर्ष के बीच की जो दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर दी गई है। देखिए इस उठे हुए भाग को श्रृंग कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंग कहते हैं। और दबे हुए भाग को क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। तो हम कह सकते हैं दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य कहते हैं। दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं, या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी दिया गया है कितना? 10 सेंटीमीटर। तो हमसे तरंगदैर्ध्य पूछा है, यानी वही आपका आंसर भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, यानी 10/100। 100 से भाग कर देंगे तो 0.1 आ जाएगा। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तरंगदैर्ध्य का मान कितना आपका हो जाएगा? 0.1 मीटर। देखिए दो गर्तों के या दो श्रृंगों के बीच की दूरी को ही तरंगदैर्ध्य करते हैं। पूरी दूरी दी गई है आपकी कितनी?
10 सेंटीमीटर दी गई है और इसी को हम तरंगदैर्घ्य भी कहते हैं, यानी तरंगदैर्घ्य बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में आपको सभी में मीटर दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करेंगे 0.1 आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका 10 का आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब समझ में आ गया। तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, दो शीर्षों के बीच यानी श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किण्वन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी पीतल, ऑप्शन नंबर डी इस्पात। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको बता देते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण किसे कहते हैं। तत्व मतलब होता है जो इसका अकेला सूत्र होता है, जैसे हम कहें कॉपर, आयरन, उसके बाद आयोडीन, ये सभी क्या हैं, तत्व हैं। यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक मतलब जिसके दो या दो से अधिक सूत्र होते हैं, जैसे CO2, H2O, ये सभी क्या हैं, यौगिक हैं। मिश्रण क्या होता है, जिसके सूत्र नहीं होते हैं, जैसे हवा है, शरबत है, इसके फार्मूले नहीं होते हैं यानी सूत्र नहीं होते हैं, ये सभी क्या हैं, ये आपके मिश्रण कहलाते हैं। तो अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। ठीक है, अब कांच को देख लीजिए, कांच क्या है, Pb प्लस कुछ का मिश्रण है, मिश्रण जरूर है। अब देखिए इस्पात को देख लीजिए, इस्पात क्या है, ये भी मिश्रण है। पीतल को देख लीजिए, पीतल क्या है आपका, मिश्रण है। पीतल किसका है, मिश्रण है, कॉपर और प्लस जिंक का। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपरूप है। अर्थात हमसे क्वेश्चन में पूछा था कौन सा मिश्रण नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, मिश्रण नहीं है। कांच भी मिश्रण है, इस्पात भी मिश्रण है। ये किसका किसका मिलकर बना हुआ है, कॉपर और जिंक का। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट क्या है, मिश्रण नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पारा, ऑप्शन नंबर बी शरबत, ऑप्शन नंबर सी वायु, ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। अब देखिए यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक मतलब जिसके दो या दो से अधिक फार्मूले होते हैं। देखिए पारा का क्या होता है, Hg होता है। शरबत क्या है आपका, मिश्रण है। वायु क्या है, मिश्रण है। अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। यानी इसमें कितने हैं, दो, एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। तो हम कह सकते हैं हमारा यौगिक क्या हो गया, अमोनिया। अमोनिया क्या है, यौगिक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फ्यूज तार की रेटिंग निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर बी है वाट, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है ओम। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। जो फ्यूज तार की रेटिंग होती है एम्पियर में होती है, और जो बड़ी मशीनों की दक्षता होती है किलोवाट में होती है, और जो बैटरी की दक्षता होती है एम्पियर घंटा या वाट घंटा में होती है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो फ्यूज तार की रेटिंग होगी एम्पियर होगी, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह तत्व जो न आक्सीकारक है और न अवकारक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है।
आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है फर्स्ट एस स्क्वायर 2s² 2p6। ऑप्शन नंबर बी है फर्स्ट एस स्क्वायर 2s² 2p5। ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट s² 2s² 2p4। डी ऑप्शन है फर्स्ट s² 2s² 2pq। तो आपका राइट, देखिए आक्सीकारक और अवकारक मतलब होता है न यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करना न इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो इसमें क्या होगा, जिसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जिसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो न इलेक्ट्रॉन को लेगा न इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इसमें देख लीजिए, इसमें 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 2 8। इसमें कितने हैं, 6 हैं। इसमें कितने हैं, 7 हैं। इसमें कितने हैं, 5 हैं। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्स्ट s² 2s² 2p6। यानी इसमें 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। जिसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे न वो इलेक्ट्रॉन को लेगा न इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है श्वसन क्या है। श्वसन क्या है, श्वसन में क्या होता है, हम जब सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, जुड़ता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती होती, ठीक है। तो श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसी को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना को ही उपचयन कहते हैं, या अपचायक कहते हैं, या अवकारक कहते हैं, या ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। तो श्वसन क्या है, एक उपचयन प्रक्रिया होती है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बेकिंग पाउडर ... और का मिश्रण होता है। कह रहा है बेकिंग पाउडर ... और का मिश्रण होता है, यानी बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है। देखिए जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर जो खाने वाला सोडा जिसे आप कहते हैं, वो किसका मिश्रण होता है, सोडियम का होता है। तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टेरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी है सोडियम कार्बोनेट टार्टेरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मौलिक अम्ल। तो जो आपका बेकिंग पाउडर होता है वो किसका मिश्रण होता है, सोडियम का मिश्रण होता है, हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, कार्बोनेट का मिश्रण होता है और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2HCO3, जिसे आप कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रजनक ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें, आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी है विखंडनीय पदार्थ की बिल्कुल आवश्यकता न हो। ऑप्शन नंबर सी केवल भारी जल का प्रयोग हो। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कुछ नहीं। देखिए प्रजनक मतलब होता है पैदा करना, यानी पैदा करना। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे क्या होता है, अधिक होता है। यानी प्रजनक का मतलब ही होता है पैदा करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन क्या होता है, उससे अधिक होता है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है रंग पहचानने की क्षमता होती है।
रंग पहचानने की क्षमता होती है। आपके लिए ऑप्शन नंबर ए क्षण कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर बी कोन कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर सी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। देखिए, जो हमारे आँख की रंग पहचानने की क्षमता होती है, तो रंग कौन पहचानता है? कोन, यानी कोन जिसे आप शंकु कहते हैं। शंकु क्या करता है? रंग को पहचानता है। और जो क्षण होता है, क्षण क्या करता है? तीव्रता। क्षण क्या होता है? तीव्र होता है, अर्थात ये प्रकाश की तीव्रता को पहचानता है, यानी क्षण की क्या करता है? प्रकाश की तीव्रता को। और कोन क्या करती है? ये प्रकाश के रंग को पहचानता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा था आपसे कि रंग पहचानने की क्षमता होती है किस में होती है? कोन में होती है, अर्थात शंकु कोशिकाओं में रंग पहचानने की क्षमता होती है। और जो कह रहा है प्रकाश की तीव्रता पहचानने की क्षमता, वो क्षण कोशिकाओं में होती है। ठीक है, इससे आपके जितने भी डाउट होंगे इस पूरे, अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपके पूरे डाउट को हम आशा करते हैं कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है तांबे की चकती में एक छेद है, जब इसे गर्म किया जाता है तो छेद का व्यास होगा। यानी कह रहा है एक तांबे की चकती है जिसके बीचों बीच एक छेद है, जब इसे गर्म किया जाता है तो छेद का व्यास क्या होगा। देखिए, एक मान लीजिए चांदी की चकती है, इसके बीचों बीच एक होल है, जब आप इसे गर्म करेंगे तो ये क्या होगा? इधर फैलेगा, इधर फैलेगा, इधर फैलेगा, इधर फैलेगा। इसका मतलब जब चारों ओर से इसका घिंचाव होगा तो इसका जो व्यास होगा वो व्यास ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। व्यास बढ़ेगा तो हमारा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बढ़ता है। कह रहा है तांबे के चकती में एक छेद है, जब इसे गर्म किया जाता है तो छेद का व्यास क्या होता है? बढ़ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये रहे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जो आगामी परीक्षाएं रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी की होने वाली हैं, उनके लिए ये रामबाण साबित होगा। मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के धमाकेदार क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।